जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु कैसे आप समुद्र के वाले सोचते होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस पोर्शन को कवर करने वाले हैं और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों भोजन एवं पोषण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, भोजन एवं पोषण। ये किसका टॉपिक है ना, साइंस का ही टॉपिक है दोस्तों। और ये सीटेट दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बंधु मेरे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट वाला यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है सीटेट वाला, उस पर सीटेट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। उसकी जो दोस्तों क्लासेस भी शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो जो है सीटेट दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों भोजन एवं पोषण, जो किसका है ना, साइंस का है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि साइंस जो है, जिसका जो साइंस स्ट्रीम से रहते हैं दोस्तों, जिसका स्ट्रीम साइंस रहता है, पेपर 2 में पूछा जाता है साइंस का पोर्शन, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भोजन एवं पोषण एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम है दोस्तों वो शुरू हुआ था 2011 से, है ना। तो 2011 से लेकर के आज तक दोस्तों जितना भी सीटेट का एग्जाम हुआ है, कोई भी ऐसा एग्जाम ना हुआ हो जो भोजन एवं पोषण से दोस्तों 6 क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, हर एक एग्जाम में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है भोजन एवं पोषण से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं, भोजन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जानते होंगे दोस्तों, आप लोग सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो स्टूडेंट हैं, ये जानते होंगे कि विश्व में जितने भी सजीव जीव है ना, विश्व में जितने भी सजीव जीव है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ या ना? एकदम सही बात है कि जितना भी सजीव जीव है दोस्तों उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, यह ऊर्जा जीवन को सॉरी यह ऊर्जा जीवों को भोजन से मिलती है। यहाँ पे जीवन नहीं होगा दोस्तों, जीवों होगा। ठीक है, और यह जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है जीवों को ना, भोजन से मिलती है। हमने क्या कहा कि विश्व में जितना भी सजीव जीव हैं सभी को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर में ऊर्जा नहीं है तो दोस्तों आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाइएगा। आप जैसे देखिएगा कि बिना खाए पिए आप जो है 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक आप जीवित रह सकते हैं, इससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समझाया अभी दोस्तों कि विश्व में जितना भी जीव है, कौन सा जीव ना, सजीव, मृत जीव नहीं, सजीव। ठीक है, सजीव जीव जितना भी है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा होता है, यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है ना, भोजन से मिलती। कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। जरा गौर करके समझिएगा दोस्तों बातों को, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोग इसमें फायदे में ही रहिएगा, आप लोग घाटे में नहीं रहिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेशन दूंगा कि कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल सब कुछ करवाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, भोजन का वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं ना, भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है दोस्तों जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, भोजन बोलते हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल से भी हमको एनर्जी मिलती है, वो भी क्या हो गया, भोजन हो गया। जैसे दोस्तों मकई का सीजन आता है तो मकई भी खाते हैं। ठीक है, अगर बिहार के जो लड़के होंगे दोस्तों, बिहार के लड़के बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा भी खाते हैं दोस्तों, उससे भी हमको एनर्जी मिलता है, वो भी क्या कहलाता है ना, भोजन कहलाता है। ठीक है, अगर कोई बंगाली स्टूडेंट होगा दोस्तों, तो बंगाली स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला खाता है, तो रसगुल्ला भी खाते हैं तो आप लोगों को एनर्जी मिलता है। दैट मीन्स रसगुल्ला भी क्या है, हमारा भोजन ही है। ठीक है, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि भोजन वो खाद्य पदार्थ है जो जीवों को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदान करते हैं।
आ रही है बात समझ में दोस्तों? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भोजन निर्माण का पहला कार्य जो है पौधे के द्वारा किया जाता है। यस, ये भी बात सही है। मनुष्य नहीं करता है दोस्तों, भोजन निर्माण कौन करता है? भोजन निर्माण करता है पौधा। ठीक है, पौधा ही ने करता है। जैसे कोई भी सब्जी खाना है, जैसे मूली खाना है, बैंगन खाना, आलू खाना है, गाजर खाना है, कुछ भी हो दोस्तों, तो भोजन का पहला कार्य कौन करता है? ना पौधा ही करता है। और सबसे मेन फैक्टर दोस्तों जो पौधा कर देता है हम लोगों का, धान। अगर धान उत्पादन नहीं होगा तो धान से चावल नहीं बनेगा। अगर चावल नहीं बनेगा तो दोस्तों हम लोग भात बना करके नहीं खा सकते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि भोजन निर्माण का पहला कार्य जो है वो कौन करता है? ना पौधा करता है, पौधे के द्वारा ही करता है। ठीक है, और पौधे पर मनुष्य जो है दोस्तों प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये बताइए दोस्तों, हाँ या ना? जैसे कौन रहता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से? कोई अपने से उत्पादन करके खाता है और कोई दोस्तों दूसरा का उत्पादन किया हुआ को मार्केट से खरीद कर करके खाता है। ठीक है, जो दोस्तों स्वयं जो है स्वयं उत्पादन करके खाता है, दैट मीन्स वो मनुष्य जो है प्रत्यक्ष रूप पर निर्भर रहता है। और जो दुकान से खरीद करके खाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो उत्पादन नहीं करता है। जैसे सर्विसमैन, ठीक है, जैसे सर्विसमैन जो होता है दोस्तों वो खुद से उत्पादन नहीं करता है, ये मार्केट से खरीद करके ही खाता है। लेकिन जो किसान भाई लोग होते हैं वो स्वयं से उत्पादन करके खाते हैं। तो किसान भाई लोग जो हैं दोस्तों कि पौधे के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। और जो सरकारी नौकरी जो करते हैं दोस्तों, जॉब वगैरह करते हैं, वो दुकान से खरीद करके खाते हैं, फैक्ट्री वगैरह से खरीद करके खाते हैं। वो मनुष्य जो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहता है। हाँ या ना? आप लोगों को मैं बातों को समझा पा रहा हूँ नहीं दोस्तों? आप लोग बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लें, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम फूड डिक्शनरी की बात करते हैं तो वो क्या भोजन किसे कहते हैं जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछ लिया जाए। तो देखिए, वह पौष्टिक पदार्थ, यहाँ पे देखिए फूड डिक्शनरी के अनुसार, फूड डिक्शनरी में जो है भोजन की परिभाषा क्या है मैंने उसको भी इंक्लूड करा है, ताकि कोई भी पॉइंट्स आपका छूटे नहीं दोस्तों। मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस की ओर जा रहा हूँ, मतलब सबसे पहले बेसिक बेसिक बातों को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद एडवांस लेवल तक बातों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये मेहनत जो है दोस्तों आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों से 1 रुपया हमको नहीं चाहिए दोस्तों, हमें सिर्फ चाहिए तो हाँ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में संग्रहित व शोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करता है, उसे हम लोग भोजन कहते हैं। फिर से समझिएगा कि भोजन वह पौष्टिक पदार्थ होता है जो किसी भी जीव के शरीर में संग्रहित होता है, जो किसी भी जीव, ठीक है, किसी भी जीव, जैसे भेड़ हो सकता है, बकरी हो सकता है, या फिर मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर में संग्रहित हो जाता है या फिर शोषित हो करके, मतलब जो हम लोग उसको खाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शोषित होना। ठीक है, तो शोषित होकर के उसकी वृद्धि का कार्य और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। यस, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है दोस्तों उनमें क्या होता है, अलग अलग शारीरिक क्रियाओं के लिए जो है ऊर्जा मिलता है। अगर आप जो है 2 दिन तक खाना मत खाइए दोस्तों, आपको चलने का मन नहीं करेगा, आपको दोस्तों उठने का मन नहीं करेगा, आपको ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करने में मन करेगा, वो भी सुतल रहने का मन करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य जो भोजन करता है, भोजन जो ग्रहण करता है, उनसे क्या होता है दोस्तों, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में ऊर्जा मिलती है, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, खाना खाना, ठीक है, पीना, नहाना, धोना। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है दोस्तों, जैसे श्वास लेना,
जैसे श्वास लेना, यदि आप खाना नहीं खाएंगे दोस्तों तो आप ठीक ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। जैसे चलना, अगर आप सही ढंग से खाना नहीं खाइएगा तो आप चल फिर भी नहीं पाइएगा। उठना, उठाना नहीं होगा दोस्तों, उठना होगा यहाँ पे। तो उठना, जैसे आप खाना नहीं खाइएगा तो आप उठ भी नहीं सकिएगा। जैसे दौड़ना, अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो दोस्तों आप दौड़ भी नहीं पाइएगा। ये सारे जो है उदाहरण, सारे जो एक्टिविटी है, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सारे एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पाएंगे। जितना भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है वे सारे एक्टिविटी में से एक भी एक्टिविटी को हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है, और पोषक तत्व को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पोषण क्या होता है। पोषक तत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा कि पोषक तत्व जिससे, जो किसी से भी हमको पोषक तत्व मिल जाता है, ठीक है, और जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उसको खाते हैं हमको एनर्जी मिल जाता है, वही जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसकी हम लोग क्या बोलते हैं ना, पोषण बोलते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल खाने में दोस्तों चावल के अंदर में क्या होता है, तो चावल के अंदर में जो है पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट वाला पोषक तत्व मिलता है। तो चावल को हम लोग खाते हैं तो दोस्तों चावल खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, और शरीर को एनर्जी मिलता है तो दोस्तों ये जो पूरा आपका प्रक्रिया होता है यही पोषण कहलाता है। आई बात समझ में दोस्तों? चलो देखो आगे। यानी पोषक तत्व कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। पोषक तत्व जो है दोस्तों कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है। आई बात समझ में दोस्तों? आगे देखो, यह पोषक तत्व हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यस, पोषक तत्व जो है दोस्तों मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। अगर हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, हमारे शरीर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि शरीर के पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 हो गया दोस्तों कि फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग मैक्रो पोषक तत्वों के बारे में। नंबर 2 बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि इसका परिभाषा क्या होना चाहिए। मैक्रो पोषक तत्व क्या होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और सूक्ष्म कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है दोस्तों, एनसीईआरटी में सूक्ष्म लिखा हुआ है, और सूक्ष्म के बगल में लिखा हुआ दोस्तों माइक्रो। मैक्रो नहीं माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही होता है अत्यंत छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो मैक्रो क्या होता है? ऐसा जीव जिसको जो है दोस्तों पोषक तत्वों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो पोषक तत्व। जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। लगभग बोला जाता है दोस्तों 65% जो होता है हमको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद वसा को भी हम लोग अत्यधिक खाते हैं दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वसा को भी हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मैक्रो पोषक तत्व हो गया। ठीक है, और ये भी हम लोग खाते हैं दोस्तों, हम लोग प्रोटीन को भी खाते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ी मात्रा में। इसीलिए प्रोटीन भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका मैक्रो पोषक तत्वों में ही आएगा। ठीक है, तो पहला बात क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें सबसे अधिक चाहिए, उसके बाद वसा चाहिए, फिर दोस्तों हम लोगों को प्रोटीन चाहिए। ये तीनों किस कैटेगरी में आएगा? ये तीनों का तीनों पोषक तत्व है जो दोस्तों मैक्रो पोषक तत्वों के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए इनके बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे देखते हैं दोस्तों खनिज विटामिन वगैरह हम लोग कभी कभी ही खाते हैं। जैसे कि मनुष्य बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाता है तब खनिज लवण और विटामिन का उपयोग करता है, नहीं तो कोई व्यक्ति दोस्तों देखिएगा कि खनिज और विटामिन का अगर उपयोग नहीं भी करता है फिर भी उसका काम चल जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोगों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के कैटेगरी में दोस्तों खनिज और विटामिन को रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों बताइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सूक्ष्म हो सकता तो शरीर के विभिन्न कार्यों को विनिमय करने में मदद करती है।
सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, हमारे शरीर में जो है विभिन्न कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। क्या करने में ना, विनियमित करने में मदद करता है। जैसे कि हमारा चेहरा का अगर निखारपन नहीं आ रहा तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व ले लेते हैं, जैसे विटामिन वगैरह खा लेते हैं तो हमारे चेहरा पर निखार आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। आगे देखो, यानी भोजन में 5 मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लीजिए। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है पानी दोस्तों, और खनिज लवण विटामिन वगैरह होता है। ये भोजन में 5 मुख्य घटक ही होते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ये पानी को हम लोग एडिशनल में लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। लेकिन मुख्य रूप से जो है भोजन में 5 ही मुख्य तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। अब सब के बारे में फुल्ली डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके सीटेट के एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वसा से भी पूछा जाता है, प्रोटीन से भी पूछा जाता है, खनिज लवण और विटामिन से भी पूछा जाता है। आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, आप लोगों का कोर्स फुल्ली कंप्लीट होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले कंटेंट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले कंटेंट को आप लोगों को क्लियर करवाना है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों आप लोगों का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, उसमें आपका कंटेंट भी होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, आप लोगों का मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, बस सिर्फ हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। यह जो वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मनुष्य को या फिर जीवों को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया दोस्तों कि हमें जितना भी ऊर्जा मिलता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। लगभग 65% ऊर्जा जो हमको मिलता है कहाँ से मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, विश्व पर सभी जीवित जीवों के ऊर्जा का पहला स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है। विश्व पर जितना भी जीवित जीव है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे अगर मनुष्य को इंक्लूड करा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो विश्व में जितना भी व्यक्ति है, सभी के लिए जो है ऊर्जा का पहला स्रोत क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों, यह ऊर्जा का सबसे सस्ता भी स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा आपको पैसा नहीं व्यय करना पड़ता है, ये कम पैसा में ही दोस्तों आपको ज़्यादा काम करके देता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मनुष्यों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत होता है। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट के सामान्य स्रोत के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, अनाज में पाया जाता है। हम अभी बात करेंगे स्टार्च के बारे में। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया कि स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो स्टार्च देखिए, स्टार्च किसमें किसमें पाया जाता है, अनाज में। अनाज बोले तो दोस्तों गेहूं में स्टार्च मिलता है, चावल में मिलता है और मक्का में भी मिलता है। मक्का मतलब मकई दोस्तों। ठीक है, मक्का मतलब मकई होता है। मकई में, गेहूं में, चावल में स्टार्च मिलता है। और स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से सुनिए कि स्टार्च जो है दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम नहीं होता है दोस्तों, एक व्यक्ति का दो नाम तो होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का भी एक और नाम है दोस्तों, स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक ही प्रकार है दोस्तों। तो देखिए, तो स्टार्च जो होता है सबसे पहले अनाज में मिलता है ना, कौन कौन से अनाज में, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, गेहूं में मिलता है, चावल में मिलता है और मकई में मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च दोस्तों बाजरा में मिलता है, ज्वार में मिलता है, जौ की जड़े में मिलता है, जौ की जड़। ठीक है, जौ की जड़ में स्टार्च मिलता है दोस्तों। अगर बात किया जाए और किस में मिलता है, तो देखिए स्टार्च जो है शकरकंद में मिलता है, टेपियोका में मिलता है और आलू में भी मिलता है। ठीक है, ये जितना भी मैंने यहाँ पे स्रोत को इंक्लूड करा है दोस्तों, बस सिर्फ आप लोगों को उतना ही याद रखना है।
है कि स्टार्च किस में पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, दैट मीन्स मक्का में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है, जो कि जड़े में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, टेपियोका में पाया जाता है और आलू में पाया जाता है। ये इतना चीज जो है दोस्तों इसमें स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या होता है मैं आप लोगों को अभी समझाया। स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं में भी पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है, ज्वार में भी पाया जाता है, जो कि जड़े में भी पाया जाता है, और शकरकंद में भी पाया जाता है दोस्तों, टेपियोका में भी पाया जाता है और आलू में भी पाया जाता है। ठीक है, अब तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत कंफ्यूजन बन रहा था आप लोगों का, लेकिन हमको लगता नहीं है कि आप लोगों का कंफ्यूजन होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं चीनी। अब देखिए दोस्तों, चीनी जो होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, सॉरी। यहाँ पे चीनी जो होता है दोस्तों, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, चीनी का सूत्र होता है, तो देखिए चीनी में भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जैसा ही होता है दोस्तों, चीनी भी। ठीक है, तो चीनी किस में मिलता है जरा देखिएगा दोस्तों, कि गन्ना में दोस्तों देखिए, गन्ना से ही चीनी बनता है, दैट मीन्स गन्ना में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। चकुंदर में भी दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलती है। और फल में भी आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा फल देखिएगा, सबसे पहले केला में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी, आम में मिलेगा और चीकू में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो किसमें यानी केला में दोस्तों, आम में, चीकू में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाएगी। अगर पेय पदार्थ की बात कर लिया जाए तो दूध में मिल जाएगा, शहद में मिल जाएगा। दूध में भी आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है दोस्तों, और दूध में कैल्शियम भी होता है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और शहद में भी आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोस्तों मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेलुलोज एक रेशेदार पदार्थ है, और सेलुलोज भी जो होता है दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो सेलुलोज एक रेशेदार पदार्थ है जो मानव शरीर के द्वारा पचता नहीं है। और सेलुलोज जो है दोस्तों मानव के शरीर के द्वारा पचता नहीं है, ये रोगेज के रूप में कार्य करता है। रोगेज मतलब क्या होता है दोस्तों, अपचयित पदार्थ। रोगेज का मतलब क्या होता है, अपचयित पदार्थ के रूप में यह जो है सेलुलोज काम करता है। ठीक है, और सेलुलोज जो होता है दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आई बात समझ में दोस्तों। आगे देखो, यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होता है। सबसे पहला कार्य जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने अभी क्या बताया, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। और कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो कौन कौन सा जो होता है कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कि शरीर को ऊर्जा देती है, तो देखिए एक प्रकार का मंड हो गया, मंड जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। ये मंड जो होता है शरीर को ऊर्जा देती है। शर्करा जो होती है शरीर को ऊर्जा देती है। ग्लूकोज जो है दोस्तों C6H12O6, इसका सूत्र होता है C6H12O6, ये भी क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देती है। और ग्लाइकोजन जो होता है दोस्तों ये भी शरीर को ऊर्जा देती है। मतलब चार प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, और चारों टाइप मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया है दोस्तों। इस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों, मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूँ। देखो जरा आगे, कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। मतलब शरीर में जो है दोस्तों, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है सजीवों के शरीर रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। अब ये रचनात्मक मतलब क्या हुआ, जैसे शरीर का जो बनावट होता है उसको हम लोग रचना बोलते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक तत्व जैसे कि हो गया दोस्तों स्किन वगैरह सब कुछ हो गया। जैसे किसी का बहुत आदमी जो होता है सूख जाता है, उसका गाल गड्ढा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, उसका आँख जो है अंदर चल जाता है। तो ऐसे में क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, उसको जो है दोस्तों उसकी कमी को पूरा करता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सजीवों के शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितना भी रचना यहाँ पे शरीर में हुआ है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों सजीवों के शरीर को आकार देती है, तो देखिए सेलुलोज।
सबसे पहले हो गया दोस्तों सेलुलोज, उसके बाद हेमी सेलुलोज, उसके बाद काइटिन, उसके बाद पैक्टिन। ये 4 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों जो सजीवों के शरीर का रचनात्मक तत्वों का निर्माण करता है। रचनात्मक तत्व का फिर से एक बार मतलब समझिए। रचनात्मक तत्व का मतलब होता है हमारे शरीर की रचना। ठीक है, हमारे शरीर की रचना में सबसे अहम भूमिका किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और ये 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया और पैक्टिन हो गया। ठीक है, ये 4 प्रकार का जो सेलुलोज होता है दोस्तों, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे शरीर को क्या देती है ना? रचना देती है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट शरीर के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, और यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है पाचन तंत्र को खराब नहीं होने देता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, मतलब अच्छा रखता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट में फाइबर के कारण रक्त कोलेस्ट्रॉल को घटाया जा सकता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? फाइबर होता है, और उसी की वजह से रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है उसको हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, और किसकी वजह से ना? कार्बोहाइड्रेट की ही वजह से। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में फाइबर होता है। ठीक है, उसी के कारण रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लोग घटा सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? आगे देखो कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग उत्तकों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है। उत्तक मतलब क्या होता है? जब एक या एक से अधिक कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिल जाता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू इंग्लिश वर्ड हुआ, और उसी का हिंदी होता है उत्तक। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या होता है? उत्तकों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आगे देखो, यानी कार्बोहाइड्रेट पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं ना? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही क्या करता है ना? हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित में रखता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये आपको कंटेंट कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है तो कौन सी बीमारी होता है? पहला होता है मधुमेह, दूसरा होता है दोस्तों हंटर सिंड्रोम, तीसरा होता है दोस्तों हार्लर सिंड्रोम। ठीक है, चौथा होता है दोस्तों पोम्पे रोग, उसके बाद कीटोसिस। ठीक है, कीटोसिस, चौथा होता है कीटोसिस, और पांचवा होता है दोस्तों ग्लैक्टोसिएमिया। उसके बाद होता है दोस्तों मोटापा। मोटापा का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक ले लेते हैं तो उसमें हमारा शरीर मोटा जाता है। ठीक है, मोटापा और मधुमेह टाइप एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लैक्टोसेमिया। ठीक है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ग्लैक्टोसेमिया जो है एक ऐसा सिंड्रोम है ना, किस प्रकार का, जो हम लोग दोस्तों क्या ना, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होता है घट जाता है, उससे एक बीमारी हो जाती है, एक डिसीज होता है, और वो डिसीज का नाम क्या है ना? ग्लैक्टोसेमिया। ठीक है, और मोटापा तो सबको ही जानता है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, म्यूकोलिपिडोसिस जो होता है, ये एक प्रकार का डिसीज होता है ना। क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण ही होता है। तो हम लोगों ने जाना दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहला हो गया दोस्तों लिपोडोसिस। ठीक है, उसके बाद मोटापा, उसके बाद हम लोगों ने जाना ग्लैक्टोसेमिया। ठीक है, उसके बाद कीटोसिस, उसके बाद पोम्पे रोग, हार्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, और मधुमेह जैसी बीमारी होती है कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट तक की डिस्कस किया। ये चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों, तो क्योंकि इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये चैप्टर जो है दोस्तों एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, तो मैं इसको कोशिश करूंगा दोस्तों कि 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, सेकंड वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे टॉपिक को, ये इसमें जितने भी टॉपिक दिया दोस्तों सारे टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।